बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है दोस्तों। राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक आपने सुना होगा एक जुमला इस्तेमाल करते थे, डरो मत, डरो मत। वो इस जुमले का इस्तेमाल कभी प्रधानमंत्री मोदी पर व्यंग करने के लिए करते थे, कभी अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए करते थे, लेकिन हमेशा या अधिकतर समय ये इस जुमले डरो मत का इस्तेमाल जो है वो भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं के लिए किया करते थे। अब विधि का विधान देखिए कि जो डरो मत शब्द का इस्तेमाल करते थे, आज के तारीख में स्थिति यह है कि लोग कह रहे हैं राहुल गांधी से कि डरो मत। डरो मत क्यों कह रहे हैं, आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं दोस्तों। राहुल गांधी जैसा सबको पता है कि वायनाड से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 19 तारीख को अर्थात 19 अप्रैल को पहले चरण में ही वायनाड में मतदान हो जाएगा। कोई बात नहीं, और भी जगहों पे पहले चरण में मतदान होगा। यह विशेष क्यों है? दरअसल दोस्तों पेंच ये फंसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 2 सीट रायबरेली और अमेठी, जिसको कांग्रेस का पारंपरिक या पारिवारिक सीट कहा जाता है, समझा जाता है, वहां पर आज तक कभी भी सपा, चाहे वो मुलायम सिंह का जमाना हो चाहे वो अखिलेश यादव का जमाना हो, कभी भी वहां पर इस परिवार अर्थात गांधी परिवार के खिलाफ उसने कभी भी कोई उम्मीदवार नहीं दिया, अर्थात उनके लिए छोड़ दिया। वहां से जब भी उनके विपक्ष में कोई खड़ा हुआ है तो वो हमेशा ही एकाध अगर निर्दलीय को छोड़ दिया जाए तो हमेशा ही भाजपा का ही प्रत्याशी वहां पे होता है। और अमेठी में जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। अब यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि आखिर इन 2 सीटों पर गांधी परिवार का कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसा आपको पता है दोस्तों कि सोनिया गांधी हमेशा रायबरेली से चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन वो अपने उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और वो इस बार जो है राज्यसभा चली गई है। वो राजस्थान से राज्यसभा का सीट जो है जीत करके वो राज्यसभा में चली गई हैं, अर्थात संसद के अपर हाउस में। अब प्रश्न उठता है कि रायबरेली से चुनाव लड़ेगा कौन? पहले खबर आई कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जो हालात हैं और गांधी परिवार के अंदर का जो कला है उससे नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी रायबरेली चुनाव लड़ने आएंगी। अब बचता है अमेठी। अब अमेठी पे राहुल गांधी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। इनके चुप्पी साधने का कारण यह है कि अगर वो अभी घोषणा कर देते हैं कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूंगा तो इसका सीधा परिणाम जो है जो 19 अप्रैल को जो वायनाड में चुनाव होने वाला है उस पर पड़ेगा। क्योंकि वायनाड के लोग फिर ये सोचेंगे कि एक तो ये बाहरी उम्मीदवार है, उसके बाद जब इसको अमेठी से ही चुनाव लड़ना है तो फिर यहां आया क्यों? दूसरा प्रश्न ये है कि वहां पे इनके खिलाफ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एनी राजा हैं, डी राजा की पत्नी हैं, जो एनी राजा हैं, वो वहां की लोकल उम्मीदवार है और वहां वर्षों से वो काम करती रही हैं। लोगों में उनके प्रति जो है एक सहानुभूति है और रुझान भी है कि हमारे बीच का नेता है। अब इस स्थिति में जब लोगों को ये लगेगा कि ये व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद भी अगर ये अमेठी से चुनाव जीत जाता है तो ये वायनाड को छोड़ देगा, तो ऐसी स्थिति में वहां का जो केरल के लोग हैं उनको कहा जाता है कि वो बड़े जागरूक लोग हैं, तो जो जागरूक लोग हैं वो फिर राहुल गांधी को वोट क्यों देंगे? या कोई भी व्यक्ति अगर आपके क्षेत्र में ही अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता है और आपको पता है कि ये तो जीतने के बाद यहाँ कभी प्रकट नहीं होगा, पहला, और दूसरा कि ये इस सीट को छोड़ करके किसी और सीट पे चला जाएगा, तो आप उसको वोट क्यों करेंगे? हर कोई चाहता है कि ऐसा उम्मीदवार को हम जिताएं जो हमारे बीच में रह के काम करे। अब बीच में रह के काम करे ये तो राहुल गांधी से संभव नहीं है, इसी कारण ये अमेठी से चुनाव हार चुके हैं। दूसरी तरफ जो वायनाड है वहां भी के लोग जो है वो क्यों इनको वोट करते हैं वो एक अलग विषय है। वहां का जो वोट का जो अनुपात है वो किस प्रकार से, किस जाति किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ये सब बातें हम कई बार पहले भी कर चुके हैं और अभी यहाँ पे उसको कहने की जरूरत है नहीं। अब बचा अमेठी का, तो लोगों में और जो कांग्रेसी है उनके बीच में ये खुसुर फुसुर चल रही है कि 19 अप्रैल के बाद जो किसी भी दिन जो है राहुल गांधी ये घोषणा कर देंगे कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे।
लेकिन अभी भी ये यक्ष प्रश्न तो बना ही हुआ है कि जो व्यक्ति दूसरे को, जो राजनेता दूसरों को ये नसीहत देता फिरता हो डरो मत, वो अपने को अमेठी से उसको चुनाव लड़ना है इसकी घोषणा करने से इतना क्यों डर रहा है? कारण मैंने बता दिया दोस्तों। लेकिन इस बीच इनके ही परिवार का एक और सदस्य, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वढेरा जो हैं, उन्होंने कई बार, माने वो एक दिन में 11 अलग अलग न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे करके कहते हैं कि मुझे अमेठी भेजो, मुझे अमेठी से चुनाव लड़ना है, अमेठी की जनता मुझे बुला रही है, वो स्मृति ईरानी से बहुत दुखी हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में गलती कर दी है, इत्यादि इत्यादि वो पूरे समाचार माध्यम को ये बता रहे हैं। लेकिन गांधी परिवार जो है वो उनको टिकट नहीं दे रही है। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा इससे इतर बात करें, थोड़ा सा गांधी परिवार की बात करें। गांधी परिवार का मतलब यहां मैं इंदिरा गांधी के परिवार की बात कर रहा हूं। एक तो सोनिया गांधी है, दूसरी है मेनका गांधी, तो 2 हुए। अब 2 जो है बच्चे सोनिया गांधी के हैं तो 4 हुए। एक जो है मेनका गांधी के हैं, वरुण गांधी, तो 5 हुए। और अगर इसके बाहर देखा जाए तो रॉबर्ट वढेरा जो है, वाड्रा, वो हुए 6ठे सदस्य। अब इन 6 सदस्यों में से अभी तक सिर्फ 2 सदस्य चुनाव के मैदान में है और मुझे नहीं लगता है कि तीसरा कोई भी सदस्य कम से कम 2024 के चुनाव में मैदान में आवेगा। कोई नहीं आवेगा। सोनिया गांधी के बारे में बता ही दिया कि वो जो है चुनावी राजनीति से निकल चुकी हैं। वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला। अब प्रियंका और जो रॉबर्ट है, इनके बारे में कहा यह जा रहा है, जो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र है, उनका मानना यह है कि इनको इस चुनाव में कम से कम राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ने देंगे। अब राहुल गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ने देंगे, ये इनका पारिवारिक मामला है, क्योंकि गांधी परिवार से अगर कोई और सदस्य चुनाव लड़ेगा तो उसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ले सकते हैं और राहुल गांधी इस मूड में नहीं है। तो ये तो हुआ दोस्तों राहुल गांधी, गांधी परिवार, डरो मत। अब डरो मत का ये जो है, ये कांग्रेस पार्टी पे भी लागू होती है। जब राहुल गांधी बोलते थे डरो मत, तो उनके जितने सिपा सलार हैं वो सबके सब अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह पे, हर सभा जहां जो भी ये कर रहे हो, हर जगह ये डायलॉग मारा करते थे डरो मत। अब डरो मत का आगे ये बता रहे हैं कि आपको पता होगा कि कांग्रेस की सबसे शीर्ष जो सुप्रीम बॉडी है वो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इसमें करीब 70-80 लोग हैं। अब इन 70-80 लोगों में ये डिसीजन मेकर हैं और माने जाते हैं कि ये सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के। इनमें से सिर्फ, दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 3 या 4 सदस्य जो हैं CWC का, वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी के सब बैठे हुए हैं। कुछ जो है राज्यसभा में है, कुछ जो नहीं जा पाए हैं वो तपस्या में लगे हुए हैं कि कब राज्यसभा में जाएं। लेकिन कोई अपने को आगे नहीं कर रहा है कि मैं आगे बढ़कर इस चुनावी राजनीति का हिस्सा मैं बनना चाहता हूं या मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। इस तरह की दिलचस्पी किसी नेता ने, CWC के किसी भी नेता ने नहीं दिखाई है, किसी ने भी नहीं दिखाई है। लोग कहते हैं कि मंदसौर में राजसमंद में एक व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया। वो इतना भयभीत हो गया कांग्रेस का टिकट पाकर के वो विदेश भाग गया। ये स्थिति है दोस्तों कांग्रेस में कि कांग्रेस का नेता मलाई तो खाना चाहता है लेकिन कोई भी चुनावी राजनीति में अपने को झोंकना नहीं चाहता है। जो इनके वाकई जमीनी नेता हैं, जैसे राजेश पायलट है, अशोक गहलोत है, ये कमलनाथ है, ये लोग कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये अपने बेटे को आगे कर रहे हैं लेकिन अपने को इस चुनावी राजनीति में झोंकना नहीं चाहते हैं। इन सबके बीच सिर्फ एक दिग्विजय सिंह है जो चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ एक दिग्विजय सिंह है। अब यहां पे दोस्तों जो कांग्रेस का वर्किंग कमेटी जो डिसीजन लेता है, क्या ये सामूहिक डिसीजन होता है? उत्तर है नहीं। क्यों? डरो मत। दोस्तों पिछले 20-25 साल से, और ये मुद्दा इस बार जो है जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसके बाद में कांग्रेस के कई बुजुर्ग नेताओं ने उठाया है कि जो व्यक्ति मैनिफेस्टो बना रहा है वो पिछले 20-25 साल से कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना रहा है। ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति
सिर्फ एक व्यक्ति, मैं नाम बताता हूं, पी चिदम्बरम, उसके दिमाग की उपज है। इसमें यही कारण है कि आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2019 को उठा लीजिए, 2014 को उठा लीजिए, आपको उसमें कुछ भी नयापन देखने को नहीं मिलेगा। उसमें जो भी है, जो 14 में कहते थे, 9 में कहते थे, वही वो 24 में भी कहने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी नया आइडिया जो उस मैनिफेस्टो में नहीं है। पी चिदम्बरम जो है वो भी अब चुनावी राजनीति से अलग हो चुके हैं। वो अपने बेटे जो उनके कार्ति चिदम्बरम है, जो कई ईडी सीबीआई के मामले में फंसे हुए हैं, उसको वो उन्होंने आगे बढ़ा लिया है। अब दूसरे इस 70-80 के बीच में जो दूसरा व्यक्ति जिसका सब कुछ, जिसकी बातें चलती है कांग्रेस में, वो है जयराम रमेश। जयराम रमेश जो है मीडिया सेल के हेड हैं। वो आज से 20-25 साल में मीडिया सेल में ही थे, आज भी मीडिया सेल में है। और उनकी स्थिति ये है कि वो किसी ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। उस व्यक्ति ने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। वो अपने आप को बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेनी, हम लोगों के भाषा में जो बोलते हैं ब्रेनी, बहुत ज्यादा अपने को दिमागी, बहुत तेज समझता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है तपस्या करके राज्यसभा में पहुंच जाता है। और ये 20-25 साल से राज्यसभा में पड़ा हुआ है। इन जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं सब राज्यसभा में पड़े हुए। इनका एकमेव उद्देश्य कांग्रेस पार्टी में रहने का ये है कि किसी तरह से हमको राज्यसभा में भेज दिया जाए और हम मलाई खाते रहें। नहीं तो ये व्यक्ति किसी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। जबकि ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास वैसे प्रवक्ता नहीं थे। अभी हाल फिलहाल में ही इनसे ज्यादा सुलझे हुए प्रवक्ता थे गौरव वल्लभ। अभी रोहन गुप्ता भी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ गए। अब सोचिए कि जब आप टैलेंट को, नए टैलेंट को मौका ही नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा? आपको किस चीज का डर है? आप जो दूसरों को कह रहे हैं डरो मत, तो पहले ये डरो मत का जो डायलॉग है अपने ऊपर तो लागू करो। अब इसके तीसरे, जो इन सबके बीच में सबसे बड़े नेता हैं, वो राहुल गांधी के सबसे विश्वास पात्र हैं। जो इस बार जो टिकट दी जा रही है उस पर उन्हीं का सिग्नेचर होता है। महासचिव हैं वो कांग्रेस के, जनरल सेक्रेटरी, वो है केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल के बारे में उत्तर प्रदेश के और खास करके हिंदी बेल्ट के जो कांग्रेसी नेता, उनसे आप 2 मिनट बात कीजिए। 2 मिनट बात कीजिए, वो आपको ये कहेंगे कि इस व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि 5 उत्तर प्रदेश के जिला के बारे में बताओ, तो ये उसका नाम नहीं बता पाएगा। संजय निरुपम जो ये पार्टी छोड़कर गए, उनका कहना था कि ये व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो समझ में नहीं आता है, हिंदी उसको आती नहीं है, और मलयालम उसकी भाषा, मातृभाषा, जो हम लोग को समझ में नहीं आता है। वो व्यक्ति आज के तारीख में राहुल गांधी का सबसे विश्वस्त व्यक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार की प्रियंका को राहुल से मिलने के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा राहुल गांधी, मैंने प्रियंका गांधी से ऊपर जो कांग्रेस के नेता वो केसी वेणुगोपाल को मानते हैं। हालांकि केसी वेणुगोपाल जो इस पर चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए क्या होता है। केरल से संभवतः कुछ 3-5 करके वो सीट अपना निकाल भी लें, लेकिन अभी वो राज्यसभा में भी हैं। तो ये तो हुई स्थिति दोस्तों कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की। सबसे पहले तो राहुल गांधी को इनको जाकर कन्विंस करना चाहिए कि डरो मत, लेकिन ये उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। और नहीं कर पा रहे, इसका इससे हो क्या रहा है कि जो आम कार्यकर्ता है वो ये मान के चलता है कि हम लोग ये चुनाव हार चुके हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि संभवतः हम 2014 से भी हमारा जो सीट है वो 2014 से भी कम हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। ये उसी स्तर पे टिके रह जाएंगे। लेकिन इसका परिणाम जो है 2024 का जो इलेक्शन 4 जून को जो परिणाम आवेगा, उसके बाद कांग्रेस पे क्या पड़ेगा, आपने कभी सोचा है? आप ये जान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो कांग्रेसी हैं वो तक ये कह रहे हैं कि आप जो है, अब आप माने राहुल गांधी को कह रहे हैं कि अब आप इस चुनावी राजनीति से और राजनीति से कुछ दिनों के लिए अवकाश लीजिए और किसी और को जो है अब आगे बढ़ाइए, पार्टी का नेतृत्व सौंपिए। ये प्रॉक्सी नेतृत्व नहीं, जैसे अभी खड़गे हैं, बेचारा 80 साल का, उनका कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, वो कह रहे हैं कि मेरा कोई इज्जत ही नहीं करता है। और बात भी सही है कि खड़गे के आप हाव भाव, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, किसी मीटिंग का अगर आप वीडियो देखिए, बेचारा जब तक राहुल गांधी कुर्सी पे बैठता नहीं तब तक ये आदमी, ये व्यक्ति, ये बुजुर्ग व्यक्ति बैठता तक नहीं, वहां खड़ा रहता है। अब आप इससे उम्मीद करेंगे कि ये बिना राहुल गांधी से पूछे
कांग्रेस के लिए कोई निर्णय ले लेगा? किसी चीज के बारे में निर्णय लेने की स्थिति में है? उत्तर है नहीं। ये भी अपने 2-4 लोगों को राज्यसभा भेज दिया और भेज देगा, बस हो गया। इसके आगे इसका कोई काम ही नहीं है। ये बुजुर्ग व्यक्ति है भाई, ना तो ये फिजिकली इतना फिट है और अब मेंटली इतना फिट है कि वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर सके, जबकि मौका था और मौका अभी भी है। और मौका भी आने वाले जो इस लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा का चुनाव होने वाला बहुत जगहों पे, वहां पे फिर से आवेगा। लेकिन क्या आपके पास में कोई ऐसा लीडर है? अब यहां पे फिर से मैं पूछूं कि डरो मत, जो वाकई जमीनी नेता उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि संभवतः 4 जून के बाद राहुल गांधी नेपथ्य में अर्थात बैकग्राउंड में चले जाएंगे। और ये तो तय है कि गांधी परिवार से के बाहर कोई व्यक्ति अगर सोच रहा है कि वो कांग्रेस को लीड करेगा, तो समझिए कि वो जो है, अब हम उसको क्या क्या स्वप्न ही देख रहा है। और स्वप्न भी क्या, वो दुस्वप्न, नाइटमेयर्स उसके लिए। लगता है 4 जून के बाद प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा जो है वो कांग्रेस की कमान संभाल लेंगे। लेकिन कांग्रेस में कुछ बदलने वाला नहीं है, न तो परंपरा बदलने वाला, न तो परिपाटी बदलने वाला है। इनके नीचे भी जिन 3 व्यक्तियों, खास करके केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और तीसरे शख्स जो हैं पी चिदम्बरम, वो यही तीनों उनके नीचे भी बने रहेंगे। तो ये जब तक तीनों इनके नीचे बने रहेंगे, मुख्य सलाहकार की भूमिका में रहेंगे, तब तक कांग्रेस की दशा और दिशा सुधरने वाली दोस्तों नहीं है। अगर इनको कहीं पे सीट मिल जाए या ये कहीं चुनाव जीत जा रहे हैं, तो उसी तरह से कि अंधे के हाथ बटेर लगना है, उसमें इनके नेतृत्व का कोई प्रयास नहीं है। ये उनके पुरुषार्थ के कारण कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल जो लोकल लेवल पर जो नेता है, उनके परिश्रम के कारण जो है कांग्रेस कहीं पे अब जीत पाती है और जीत रही है। जैसा कि कर्नाटक में हुआ या जैसा कि तेलंगाना में हुआ। उस जीत को अगर आप कहें तो रेवंत रेड्डी और कर्नाटका में डी शिवकुमार के कारण वो जीत मिली है। लेकिन अभी भी जो सो कांग्रेस का जो सुप्रीम लीडर है वो कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। वो अभी भी डरो मत वाली स्थिति में है। अब डरो मत वाली स्थिति, जो ये जुमला है, ये जो डायलॉग है, ये कांग्रेस पे लागू होता है कि डरो मत, अपने में अमूलचूल परिवर्तन करो, तभी जो है कांग्रेस की दशा सुधरेगी और तभी देश का लोकतंत्र भी जो है वो काफी मजबूत होगा। जो तुम हमेशा चिल्लाते हो लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे से में तो अभी भी नहीं है और वो कभी नहीं थी। लोकतंत्र खतरे इस देश में सिर्फ एक बार इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, लोकतंत्र खतरे में था उस समय, अन्यथा कभी भी लोकतंत्र खतरे में नहीं है। और जो भारतीय हैं वो कभी इसको लोकतंत्र को खतरे में आने भी नहीं देंगे। लेकिन आप अपने को सुधारो, डरो मत, आगे बढ़ो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।